नमस्कार विद्यार्थियों। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय आकारिकी में संरचनात्मक विकास की शक्तियों के बारे में। मैं अतुल जोशी। नगरीय भूगोल की संरचनात्मक शक्तियों पर चर्चा करने से पहले आप छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अध्ययन निरंतर रूप से जारी रखें। कोरोना महामारी की इस भीषण विकट दौर में आपका अध्ययन बाधित ना हो, इसलिए महाविद्यालय के द्वारा यूट्यूब चैनल पर विषयवार यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो आप उन वीडियोस के साथ अपना अध्ययन निरंतर जारी रखकर अपना अध्ययन सुचारू रखें। नगरीय आकारिकी में संरचनात्मक विकास की शक्तियों की बात करने से पहले हम कहते हैं कि आकारिकी शब्द बना किससे है, नगरीय आकारिकी होता क्या है। तो हम देखिए, मॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों मॉर्फी जिसका अर्थ होता है रूप और लोगोस जिसका अर्थ होता है वर्णन करना मिलकर बना है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार नगर आकारिकी के अंतर्गत नगर के प्रारूप, आकृति व उसकी योजना का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें नगर की उत्पत्ति, नगर के विकास, भवन, सड़क प्रतिरूप, संपन्न होने वाले विभिन्न कार्य, प्रभाव, भूमि उपयोग का हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो हम बात करते हैं कि नगर की जो आकारिकी अर्थात तो उसका रूप कैसे बना, नगर बना कैसे, नगर में सड़क परिवहन का जो प्रारूप है वो कैसा है, वहाँ कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, उन कार्यों के वहाँ अवस्थित होने के कारण क्या हैं, ऐसे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से उस स्थान पर उसी प्रकार के कार्य हुए, अन्य प्रकार के कार्य नहीं हुए। तो एक नगर से दूसरे नगर में जो भिन्नता हमें दिखाई देती है वह उसकी आकारिकी संरचनात्मक शक्तियों का ही परिणाम होती है। तो हम प्रारंभ में नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर की उत्पत्ति में जो सहायक कारक हैं जिससे कि नगर का विकास होता है उन शक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो जिसके अंतर्गत नगर विकास की अवस्थाओं को हम जीव विकास के समान मानते हुए तीन अवस्थाओं को लेते हैं। एक होता है जीव पिंडोत्पत्ति अवस्था। जीव पिंडोत्पत्ति अवस्था से तात्पर्य होता है कि वह नगर के विकास की एक प्रारंभिक अवस्था होती है। विकास की अवस्था होती है जीव पिंडोत्पत्ति, जैसे बच्चे का जन्म होता है ऐसी अवस्था जिसमें नगर अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है। दूसरा होता है प्रतिरूपोत्पत्ति अवस्था, जिसमें सड़कों व मार्गों का एक ढांचा, नगरीय ढांचा के विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरी होती है स्वरूपोत्पत्ति, जिसमें हमें नगर एक व्यवस्थित तरीके से ढांचा उसका दिखाई देता है, नगर का स्वरूप और आकृति व उसका पूर्ण विकास होने की जो अवस्था है वह स्वरूपोत्पत्ति है, जिसमें वह हमें पूर्ण विकसित अवस्था में दिखाई देता है। एक विद्वान थे चार्ल्स कोबी। तो चार्ल्स कोबी के अनुसार नगरीय आकारिकी जो है वो दो प्रकार की शक्तियों का परिणाम है, केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ और अपकेंद्रीय शक्तियाँ। अर्थात केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ एक नगर या एक जो भूमि है वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वह बस्ती नगर में क्यों उत्पन्न हुई, वहाँ नगर का विकास क्यों हुआ, ऐसे कौन कौन से कारण थे कि वहाँ नगर का विकास होने के लिए सभी तरफ से एक आकर्षण बल के रूप में बहुत सारे कारक एक साथ मिलकर काम करने लगे। जबकि अपकेंद्रीय शक्तियाँ होती है वो कोई विकसित नगर जब पतन की ओर अग्रसर होता है तब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे कि एक विकसित नगर धीरे धीरे वहाँ से पलायन होना प्रारंभ हो गया और वो पतन की ओर चला गया। तो चार्ल्स कोबी ने नगरीय आकारिकी को दो प्रकार की शक्तियों का परिणाम माना, केंद्रोन्मुखी और अपकेंद्रीय शक्ति। अपकेंद्रीय शक्तियों के कारण कभी कभी नगर का बाह्य विकास भी होता है, क्योंकि नगर के भीतरी भागों में जब बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है तो वहाँ निवासरत व्यक्ति वहाँ से बाहर की ओर मूव करते हैं और वह नगर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की परिधि में खुले क्षेत्र में जहाँ की पर्यावरण शुद्धता रहती है उस ओर निवास करते हैं, तो जैसे उससे नगर का बाह्य विकास भी होता है। तो हम बात करते हैं केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ। सबसे पहले केंद्रोन्मुखी शक्तियों में हम देखते हैं कि नगर विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, जब नगर का प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है, तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो शक्तियाँ होती है वो केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ होती है। ये शक्तियाँ विभिन्न कार्यों को नगर के केंद्रीय भाग की ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। चार्ल्स कोबी ने 5 प्रकार की केंद्रीय शक्तियाँ या केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ बताई। पहला था बसाव स्थल आकर्षण। जैसे हम किसी भी वस्तु को खरीदने का प्रयास करते हैं तो हम पहले उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसी तरह से कोई मनुष्य किसी स्थान पर निवास
करने का जब निर्णय लेता है और सामूहिक निर्णय लेता है तो वह उसका बसाव स्थल आकर्षण होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल जैसे धार्मिक स्थल, पुल, जल सीमांत, है ना, ये जो महत्वपूर्ण कारक, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा झील क्षेत्र है तो वहाँ लोगों का आकर्षण होगा, पर्यटन की संभावनाएं भी होगी। इसी तरह से कोई एक ऐसा भूभाग है जिसके जो धार्मिक महत्व का है तो वहाँ व्यक्तियों का जुड़ाव होता है, वहाँ रहना पसंद करते हैं। जैसे लंदन में थेम्स को पार करने का जो स्थल है, ये एक उदाहरण के रूप में हमने लिया। इसी तरह से भारत में हम बात करें तो जैसे अजमेर, दिल्ली, जयपुर, ये जो बिंदु है, यहाँ कोई ना कोई पर्टिकुलर एक ऐसा कारण होता है जहाँ जिसके कारण व्यक्ति वहाँ निवास करना चाहता है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो राजधानी की व्यक्ति राजधानी में रहना पसंद करता है, इसलिए वो बसाव स्थल आकर्षण के रूप में काम करता है। दूसरा होता है कार्यिक सुविधा। इसे क्षेत्रीय महत्व की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जहाँ महानगरीय सुविधा हो, दूसरा प्रादेशिक सुविधा हो, तीसरी अंतर प्रादेशिक सुविधा हो। तथा नगर का जो केंद्रीय भाग है, नगर के विभिन्न भागों के लिए यातायात का केंद्र होता है। अतः खुदरा व्यापार संस्थानों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक और लाभदायक स्थिति उसके निकट होती है, केंद्रीय भाग के निकट। कई नगर 2 या 2 से अधिक प्रदेश के केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं, तो अंतर प्रादेशिक सुविधा बड़े केंद्रों पर कार्य करती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कार्यात्मक चुंबकत्व वहाँ काम करता है। नगर के केंद्रीय भाग में किसी एक कार्य का संकेंद्रण अन्य कार्यों को शक्तिशाली चुंबक के रूप में आकर्षित कर देता है। नगर के किसी क्षेत्र में विशेष कार्य की स्थापना प्रतिष्ठा समझी जाती है तो वहाँ कार्यों का संकेंद्रण होने लगता है, जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली, जोहरी बाजार जयपुर, सेवेल्लो लंदन, मिशिगन एवेन्यू शिकागो, फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क। नगर के विकास के प्रारंभिक चरण में मानव केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ हैं वो चार्ल्स कोबी ने बताई थी। अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय शक्तियों की। अपकेंद्रीय शक्तियाँ वह होती है जो कार्यों को नगर केंद्रों से दूर और प्रसार के लिए उत्तरदायी होती है। नगर के केंद्रीय भाग में जब अत्यधिक भीड़ भाड़ हो जाती है, उच्च भूमि मूल्य हो जाता है, ऊंचा किराया और कर टैक्सेस हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के निषेध लगते हैं, अत्यधिक प्रदूषित वातावरण हो जाता है, यातायात संकुलन हो जाता है, असंतोषजनक परिवहन सुविधा मिलती है, उद्योगों के प्रति जनता में असंतोष हो जाता है, मूलभूत सुविधाओं पर दबाव की अधिकता से अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण अपकेंद्रीय शक्तियाँ उत्पन्न होती है और मानव को उसके कार्यों को केंद्र से के बाहर की ओर धकेलती है। दूसरी ओर बाह्य क्षेत्र का भी निमंत्रण, जहाँ बाह्य क्षेत्र नगर के बाहरी परिधि में 15 किलोमीटर की परिधि में जो पॉजिटिव चीज़ें मिलती है, जैसे खुली समतल भूमि मिलती है, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, निम्न भूमि मूल्य जो है वो नीचा होता है, किराया कम होता है, टैक्सेस कम होते हैं, विभिन्न प्रकार के निषेध का अभाव होता है, ऐसे जो कारक है वो आकर्षित करते हैं। जबकि नगर के भीतर जब नगर विकसित अवस्था में पहुंच जाता है तो नगर के भीतर बहुत अधिक भीड़ भाड़ और ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव होता है, उससे व्यक्ति परेशान हो जाता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों के कारण नगर के भीतर रहने वाला या केंद्रीय भाग में रहने वाला व्यक्ति बाहर की ओर स्थानांतरित होता है, लेकिन वो नगर से अधिक दूरी पर नहीं जाता है क्योंकि उसे 15 किलोमीटर की, तो इससे नगर का बाह्य भाग में प्रसार निरंतर होता रहता है। फलस्वरूप नगर केंद्रों से कार्यों का स्थानांतरण बाहरी परिधि की ओर होता है। आई डिकिंसन ने नगर के भीतर विभिन्न कार्यों की स्थिति को लेकर उत्तरदायी 7 प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया उन्होंने दी थी आई डिकिंसन महोदय ने। उसमें कहा था कि जो पहली अवस्था है वो होगी केंद्रीकरण, और इसमें केंद्रीयमुखी शक्तियों का योगदान होगा। दूसरी जो प्रोसेस होगी वो एकत्रीकरण होगी, जिसमें आवासीय और गैर आवासीय में पृथक्करण हो जाएगा और स्पष्ट विभाजन हमें दिखाई देगा। अर्थात नगर की जो दूसरी अवस्था है वहाँ एकत्रीकरण होगा, आवासीय क्षेत्र एक तरफ होंगे जैसे कॉलोनीज होगी जहाँ केवल निवास, और जो गैर आवासीय क्षेत्र हैं, व्यापारिक क्षेत्र हैं, वो अलग होंगे, मॉल, सिनेमाघर ये अलग होंगे, तो उनका हमें स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। फिर होता है एकत्रीकरण, अर्थात फिर केंद्र से बाहर की ओर स्थानांतरण होने लगता है। यहाँ अब केंद्रीय शक्तियाँ काम करती है। जब वो इस तरह का ढांचा बन जाता है कि ये कॉलोनीज़ और व्यावसायिक गतिविधियों का अलग अलग बिंदु बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ अत्यधिक भीड़ भाड़ और चीज़ें होने के बाद वहाँ से व्यक्ति मूव करता है बाहर की ओर। फिर होता है विकेंद्रीकरण, समीपवर्ती जो केंद्र होते हैं, जो फेराफेरी एरियाज़ जिसको हम कहते हैं, किसी नगर के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर एक केंद्र बन जाता है नया। फिर वहाँ से पुनः कार्यों का जमा होता है, पुनः केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि नगर के 15 किलोमीटर की दूरी पर
जाकर हमने एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, तो सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज का आकर्षण काम करेगा, फिर उसके समीपवर्ती भाग में व्यवसायिक गतिविधियाँ होगी, फिर वहाँ निवास करने के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, फिर वहाँ पुनः कार्यों का जमा हो जाएगा, तो पुनः केंद्रीकरण कहलाया। तो पहले हमने एक स्थान से बाहर की ओर गमन किया, फिर वहाँ क्या हुआ कि केंद्रीकरण हुआ, केंद्रीकरण के साथ वहाँ विकेंद्रीकरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर वहाँ पुनः अलग अलग कार्य जाकर जमा हुए, फिर उसके बाद आवासीय पृथक्करण हो जाता है। आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर अलग अलग पृथक आवासीय क्षेत्र बन जाते हैं, जैसे कहते हैं पोस्ट कॉलोनीज। जैसे ये तो बहुत एक इस कॉलोनी में तो 1 करोड़ से अधिक के मकान है, तो वहाँ वो एक आवासीय पृथक्करण अलग हो गया। मिडिल क्लास फैमिलीज है, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के आवासीय क्षेत्र अलग हो गए। तो निम्न आवासीय क्षेत्र, मध्यम आवासीय क्षेत्र और रिच आवासीय क्षेत्र का स्पष्ट हमें अलग अलग संकेंद्रण मिल जाता है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर पृथक पृथक आवासीय क्षेत्र बच जाते हैं। फिर आता है अंतिम प्रभुत्व आक्रमण और अनुक्रमण, जिसमें भवन उपयोग में परिवर्तन होता है और अनुवर्ती प्रभुत्व की प्रक्रिया काम करती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये नगर के विकास की संरचनात्मक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।